अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एसीएन का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़। इसमें हम सारा जितने भी डिजीज़ है वो मसल और स्केलेटन यानी मतलब बोन से जो रिलेटेड डिजीज़ होंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हम इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मसल्स, टेंडन्स, बोन्स एंड कार्टिलेज टुगेदर विद द जॉइंट्स। ये जो हमारे पास सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें हमारे पास मसल्स होते हैं, ठीक है, टेंडन्स होते हैं, बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे हमारे जितनी भी बॉडी में जॉइंट्स है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि मसल्स हमारे पास बॉडी में कौन कौन सी मसल्स है, टेंडन्स क्या चीज़ है, कार्टिलेज क्या चीज़ है, लिगामेंट्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम सारे इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोड्यूस स्केलेटल मूवमेंट्स। अब जो हमारा ये सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करना। जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, अपने हाथ के मूवमेंट, पाँव के मूवमेंट, तो ये किस वजह से होता है? ये हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उनकी वजह से, क्योंकि हमारी मसल जो है वो अटैच है बोन के साथ, जो आगे से स्ट्रेचिंग में हेल्प कर देते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम मसल की बात करें तो मसल्स हमारे पास हमारी बॉडी में 3 किस्म की मसल्स है। स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, जो हमारे स्केलेटल या बोन के साथ अटैच मसल है ना, ऊपर जितनी भी बॉडी में आपको नजर आ रहे हैं ना सारे मसल्स, ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल है, ये वॉलंटरी है और स्टेटेड है। ठीक है, वॉलंटरी मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, देखिए हम चाहे तो हम अपना हाथ जो है वो हिला लेता है, अगर हम न चाहे तो हम अपना हाथ नहीं हिलाते। इस तरह से मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, और स्ट्राइप जो है वो हमारे पास ऐसे होता है जिसके ऊपर जो है वो लाइनिंग बनी होती है, इसमें जो है वो सेक्रोमेर्स होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर होते हैं, इसी मसल्स के अंदर। ठीक है, तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि ये स्टार्टेड है। स्टार्टेड मीन इसमें स्ट्रेचनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फिर दूसरा कार्डिक मसल्स है, ये इनवॉलंटरी है, और ये भी हमारे पास स्टेटेड मसल्स है। इनवॉलंटरी मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जाहिर बात है, जो हमारा कार्डिक मसल है, जो हमारा हार्ट है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अब किसी की हार्ट बीट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, 120 तक पहुंच जाता है, 150 तक पहुंच जाता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि उसको हम कम कर सके इसकी मूवमेंट को। ठीक है, तो इनवॉलंटरी मीन्स कि वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, और ये भी हमारे पास स्टेटेड है, मीन्स कि इसमें भी स्ट्रेचेस है। ठीक है, स्ट्रेचेस की कैपेबिलिटी है इसमें। इसके बाद जो है वो हमारे पास स्मूथ या विजरल मसल्स है। ये ऐसे मसल्स है जो हमारे अर्गन्स के ऊपर लगे होते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर अर्गन्स है उसके ऊपर जो मसल्स है या जिस मसल से वो बने होते हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये वो भी हमारे पास अनवॉलंटरी है और नॉन स्टेटेड मसल्स है। ये भी हमारे पास इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक हमारे पास एक अर्गन है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने ही मर्जी के हिसाब से जो है वो उसकी मूवमेंट होती है, और वो भी हमारे पास नॉन स्ट्रेचेबल है। ठीक है, इसके बाद फिर हम टेंडेंस की बात करते हैं। बेन्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट टाई बोन्स टू मसल्स। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है, टेंडेंस जो बोन को कनेक्ट करता है मसल्स के साथ। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि टेंडेंस क्या है और लिगामेंट्स क्या है। तो टेंडेंस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है जो बोन को कनेक्ट कर लेता है किसके साथ, मसल के साथ। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाइट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास टिश्यूज है जो इसी बोन और मसल्स को कनेक्ट, ये हमारे पास मसल है जिसको कनेक्ट कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं टेंडेंस। फिर हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डेंस एंड फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज कनेक्टिंग बोन टू अनदर बोन। ये हमारे पास ऐसे टिश्यूज है जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इस जो पिक्चर दी हुई है ना, ये देखें, ये हमारे पास लिगामेंट्स है। ठीक है, इस एक बोन को जो हमारे पास फाइब्रस बोन है इसको उन्होंने कनेक्ट किए हुए दूसरी बोन के साथ। ठीक है, तो लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है, और टेंडन्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है जो मसल को कनेक्ट करता है बोन के साथ।
फिर हम अगर बोन्स की बात करें, देखिए बोन्स के आप लोगों ने एनाटॉमी इसकी शायद पढ़ी होगी, ठीक है, कि बोन को हम क्लासिफाई करते हैं उसकी साइज के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से। अब बोन्स क्या है कि बहुत सारे टाइप्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग लंबा थोड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो बोन्स हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। इसके फंक्शन क्या है? लोकोमोशन है। लोकोमोशन मीन्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो बोन्स के मूवमेंट की वजह से। प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या है? जितनी भी हमारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं उसके ऊपर हमारे पास बोन्स लगी हुई है। अगर हम बात करें हार्ट की बात करें, हम अगर क्या नाम है, नीचे लीवर की बात करें तो इसके ऊपर क्या है? रिब्स है। रिब्स क्या है? ये बोन है, कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन कर देता है, सपोर्ट भी करता है हमारे ऑर्गन्स को। ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ब्लड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? अब बोन है, बोन के अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किडनी वाले में, कि जो किडनी है वहां से एरिथ्रोपाइटिन हमारे पास हार्मोन है, वो रिलीज होता है, वो जाके बोन में जो बोन मैरो होता है उस पर एक्ट कर रहा होता है, और वहां पे ब्लड प्रोडक्शन या रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। तो जो बोन है वो हेल्प करता है हमारी ब्लड प्रोडक्शन में। मिनरल डिपोजिशन, मिनरल्स भी इसमें होते हैं बोन के अंदर, जो है वो कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास बोन के फंक्शन है। फिर हम जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स है, उसकी मूवमेंट्स के हिसाब से फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं या उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्केलेटन वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड। बोन्स जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स है जिसको हम मोमेंट और उसकी लोकेशन के हिसाब से नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको भी हम मजीद इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो एनाटॉमी का एक लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज जो है वो हमारे पास, ये भी हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है जो हमारे पास सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू बोन। अब देखिए, अब आप अपनी नोज के हाथ लगाए ना, नोज की जो हमारे पास लगी हुई है, ये हमारे पास नोज के अंदर जो सिप्टम है वो क्या है? वो कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो हमारे पास बोन है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। ये थोड़ी सी हमारे पास ओवरव्यू था। अब हम आते हैं अपने जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजीज है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स है, ठीक है। अ डिजीज ऑफ द बोन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन द बोन मास एंड डेंसिटी विद अ चेंज इन बोन स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है बोन में? इसमें देखिए, आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मीन स्मॉल पोर्स। इसमें बोन के अंदर जो है ना वो स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से बोन का जो असल मास होता है ना वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और बोन का जो असल स्ट्रक्चर है ना वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में असल में बोन का जो हमारे पास मास है ना वो कम हो जाता है। किस लिए? क्योंकि उसमें पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, और बोन का जो असल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल होमोस्टैटिक पिथ दर्जे के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि नॉर्मल होमोस्टैटिक बोन टर्न ओवर एज अल्टर्ड। जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है ना बोन का वो चेंज हो जाता है, मतलब नॉर्मल हालात में नहीं रहता। होमोस्टैटिक्स क्या है कि आपकी जो असल कंडीशन है बोन की, ठीक है, वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन बोन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि बोन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, मैंने पहले आपको बताया कि उसमें पोर्स बन जाते हैं, उसका मास कम हो जाता है। तो बोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज में जो है वो कमी आ जाती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, और बोन की फॉर्मेशन नहीं होती, बोन जो है वो बढ़ नहीं रहा होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बोन फॉर्मेशन। रिडक्शन इन टोटल बोन मास, बोन मास की जो टोटल मास होता है, वजन होता है, उसमें कमी आ जाती है। रिडक्शन इन बोन मिनरल डेंसिटी, जितनी भी हमारे पास बोन होता है जिसके अंदर हमारे पास मिनरल्स पड़े होते हैं उसमें भी रिडक्शन आ जाती है, क्योंकि बोन का मास कम हो जाता है। तो जब बोन का मास कम होता है तो साथ साथ इसके अंदर जो मिनरल होती है उसमें भी कमी आ जाती है, और फिर ये क्या होता है? प्रोन टू फ्रैक्चर, फिर ये इजिली जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, बोन की जो है वो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
फिर इसके अगर हम बात करें टाइप्स के, तो एक हमारे पास प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या है कि आपके एज के हिसाब से, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ जाता है तो इस तरह से हमारे बून के अंदर जो है वो पोर्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्ट्री प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल मोस्टली जो है वो फीमेल में ये कंडीशन होती है, और पोस्ट मेनोपॉजल भी एस्ट्री प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी क्या है कि आप बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहे होते हो, ड्रग्स की ज्यादा ओवरडोज की वजह से भी ये एस्ट्री प्रोसेस की कंडीशन जो है हो सकती है, और रीनल फेलियर की वजह से भी। रीनल फेलियर की वजह से इसलिए मैं बार बार बात बता रहा हूँ कि किडनी हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी वजह से बून के अंदर ब्लड प्रोडक्शन होती है। जब बून असल में आपकी किडनी काम नहीं कर रहा होता, तो वहां से फिर वो हार्मोन, वो एंजाइम्स नहीं आ रहे होते बून्स में, और बून्स के अंदर फिर ब्लड प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि एक तो किडनी काम नहीं कर रहा होता, वहां पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो नहीं आ रहे, बोन मेरो पे एक्ट नहीं कर रहा होता, हमारे रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं होती फिर। तो वो भी चांसेस है कि फिर अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रहा, तो साथ साथ आपकी बोन में भी डिफॉर्मिटीज आ सकती है। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कि मतलब एक बंदा एक जगह पे बैठा होता है, उसका काम बैठने वाला होता है, वो उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है, बोन की जो है वो ज्यादा मोबिलिटी नहीं होती, इस वजह से भी फिर बोन में एस्ट्री प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज के बाद ऑलरेडी हमने कर ली है, डाइट, कैफीन, अल्कोहल, ठीक है, वो आप ज्यादा ले लेते हो, इस वजह से भी हो सकती है। लो कैल्शियम, विटामिन डी, आप कैल्शियम ज्यादा नहीं लेते, आप विटामिन डी ज्यादा नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो मेन दो हमारे पास ऐसे मिनरल्स है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारी बोन के स्ट्रेंथ को मजबूत करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर हमारी डाइट ऐसी है जिसमें कैल्शियम कम हो, विटामिन डी कम हो, तो फिर भी हमें एस्ट्री प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल हमने ऑलरेडी बात की है, जेनेटिक्स मीन्स के आपके अब्बा अजदाद में ये डिजीज आ रही होती है, तो मे भी चांसेस ये है कि ये बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सके। इमोबिलिटी है, कोई जो है इसकी मोबिलिटी नहीं हो रही, किसी कोई जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उसकी बैठे बैठे जो है उसकी चांसेस होते हैं कि इसकी अस्टियो प्रोसेस हो जाए, उसकी बोन के मास कम हो जाए, डेंसिटी कम हो जाए, मिनरल्स उसके अंदर कम हो जाए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से अस्टियो प्रोसेस हो सकती है। असेसमेंट फाइंडिंग्स में हम फिर कैसे करते हैं पेशेंट्स के लो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर में, देखिए ये हमारे पास जो है वो एक मैंने स्ट्रक्चर दी हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉर्मल है, वर्टेब्रा है, और यहाँ पे डिफॉर्मिटीज आई हुई है, ठीक है, एस्ट्री प्रोसेस हुआ हुआ है, तो ये जो है वो बेंड होते हैं, ये क्या नाम है इसका, जो वर्टेब्रा है, क्योंकि इसकी मास कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। फ्रैक्चर हो सकता है, मोस्टली जो हमारे लॉन्ग बोन है जिसे हम फीमर कहते हैं उसमें हो सकते हैं, और बोन में फिर दर्द होता है, फेन होता है। लिबर्टरी फाइंडिंग्स में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे? डिक्सा स्कैन हम कर देते हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट बोन मिनरल डेंसिटी, क्या आपकी बोन के अंदर जो है वो मिनरल्स है या नहीं है, या कम है, कैल्शियम कम है, ज्यादा है। एक टी टेस्ट है, वो भी हम कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, मोस्टली ये एडल्ट में जो है वो हम कर रहे होते हैं। एक्सरे स्टडीज भी हम करते हैं, एक्सरे के थ्रू हम देखते हैं कि किसी के बोन के स्ट्रक्चर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चल रहा है, बोन के अंदर जो है वो पोर्स बने हैं या नहीं बने, तो हम एक्सरे स्टडी भी कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो डाइटरी मैनेजमेंट है। आपने डाइट अपनी अच्छी लेनी है, उसमें सबसे पहला कैल्शियम और विटामिन डी आता है, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कर लेते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे पास बोन है, बोन के अंदर जो है वो हमारे पास बोन मेरो है, वो ब्लड प्रोडक्शन कर लेता है, किस बेस पे, जो हार्मोन आ रहे होते हैं किडनी से, ठीक है। तो वो किडनी से हार्मोन नहीं आ रहा होता, तो फिर हम उसी हार्मोन को बाहर से हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर रहे होते हैं। बाईपास पुनेट्स भी हम देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, जिसमें आगे ड्रग्स के नाम लिखी हुई है। प्रोड्यूस इंक्रीज बोन मास बाय इनहिबिटिंग द एस्टियोक्लास्ट। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास ड्रग्स है एलेंड्रोनेट, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो ये डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें हमने ये बात की है कि इसमें बोन के मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो ड्रग्स है ये हम इसलिए देते हैं ताकि बोन के मास जो है वो कम ना हो सके, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट ना हो। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, जो बोन्स के अंदर टिश्यूज बने होते हैं ना, उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसी ब्रेकडाउन को बचाने के लिए फिर हम ये मेडिसिन देते हैं, ताकि जो बोन का असल मास हो, असल बोन का जो स्ट्रक्चर हो, वो अपने असल शक्ल में बाकी रह सके, ठीक है, उसकी मजीद ब्रेकडाउन ना हो। मॉडरेट वेट बीयरिंग एक्सरसाइज, पेशेंट्स को हम जो है वो एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, अगर कहीं पे फ्रैक्चर है तो उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं।
नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑस्टियो प्रोसेस इन द ट्रीटमेंट रेगिमेंट। हमने पेशेंट्स को इसके बारे में बताना है कि ऑस्टियो प्रोसेस असल में डिजीज क्या है और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। हमने पेशेंट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में बताना है कि आपने ज्यादा कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है, दूध पीना है, ठीक है, इस तरह से वो डाइट लेनी है जिसमें विटामिन सी और डी ज्यादा हो, ठीक है, और साथ में कैल्शियम ज्यादा हो। इंस्ट्रक्ट टू एम्प्लॉय अ रेगुलर प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट्स को हमने ये बताना है कि आपने मुसलसल जो है वो एक्टिविटीज करनी है, आपने फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, एक्सरसाइज करना, ताकि आपका बोन जो है वो उसकी ग्रोथ हो, एक जगह पे रुक ना सके। मैनेज द कंस्टिपेटिंग साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर आप दे रहे हो किसी पेशेंट्स को तो उसकी साइड इफेक्ट का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ज्यादा मिकदार में पेशेंट्स को कैल्शियम सप्लीमेंट ना चला जाए और उसको साइड इफेक्ट पेशेंट को ना आए। टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स विद मील्स। मील के साथ आप लोगों को लेने चाहिए, विदाउट मील नहीं लेने चाहिए, ठीक है। टेक एलेंड्रोनेट विद एन एम्प्टी स्टमक विद वाटर। जैसे हमने पहले बात की कि ये वाला जो ड्रग्स है वो हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट का जो बोन मास हो उसका रिडक्शन ना हो। बोन मास रिडक्शन को बचाने के लिए हमने ये वाले ड्रग्स देनी है एलेंड्रोनेट, और वो एम्प्टी स्टमक देनी है विद वाटर। और इसके अलावा जो है पेशेंट्स को हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में भी बताना है। पेशेंट का पेन रिलीफ करना है कि किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको हमने रिलीव करना है, कोई हमने एनर्जेसिक देनी है, एनसेड्स देनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रेस्ट ऑन अ फिल्म मैट्रेस। और पेशेंट अगर घर पे हो या हॉस्पिटलाइज हो तो उसको हमने कहना है कि आपने ऐसे मैट्रेस पे लेटना है जो कंफर्टेबल हो, ठीक है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। सजेस्ट दैट नी फ्लेक्स आयन विल कॉज रिलैक्सेशन ऑफ बैक मसल्स। उसके नी के एक्सरसाइज हमने पेशेंट की करनी है अगर नी में कोई प्रॉब्लम हो तो। हीट एप्लीकेशन में प्रोवाइड कंपार्ट हीट एप्लीकेशन, जहाँ पे पेशेंट्स को पेन हो, जहाँ पे जिस जॉइंट्स में जो है ये डिजीज हो वहाँ पे हम हीट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनकरेज गुड पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स। पेशेंट को पोस्चरिंग के बारे में बताना है कि आपकी जो भी बोन है जिसमें ये ऑस्टियोपोरोसिस हो, ठीक है, तो उसको हमने कहना है कि वो इसकी पोस्चरिंग आपने सही रखनी है ताकि उसमें पेन क्रिएट ना हो बार बार। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड ट्विस्टिंग एंड हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग हमने कहना है पेशेंट को कि आपने जो है वो ज्यादा वजन वाली चीजें नहीं उठानी। इम्प्रूव बावल मूवमेंट। पेशेंट का बावल मूवमेंट जो है वो हमने ठीक करना है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेशेंट को जो है वो डायरिया ना हो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड इमोबिलिटी। एडवाइज एंड टेक अप हाई फाइबर डाइट एंड इंक्रीज प्रोटीन। पेशेंट को हमने देखना है, बताना है कि आपने फाइबर ज्यादा लेनी है, ठीक है, सब्जियां ज्यादा खानी है, ठीक है, फ्लूइड ज्यादा पीना है ताकि पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन ना हो। कंस्टिपेशन इसलिए ना होता कि जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स है वो सारी बॉडी में कुमुलेट होते हैं, उससे मजीद की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हमने पेशेंट को कंस्टिपेशन से भी बचाना है। इंजरी से पेशेंट को बचाना है ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो, कहीं पे पेशेंट जो है वो गिर ना जाए। इंस्ट्रक्ट टू यूज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ द ट्रंक मसल्स। जितनी भी पेशेंट्स के मसल्स होते हैं उसको मजबूत करने के लिए पेशेंट को हमने बताना है कि आपने एक्सरसाइज बार बार करनी है। अवॉइड सडन जर्किंग बेंडिंग एंड स्ट्रेनियस लिफ्टिंग। सडन जर्किंग मीन कि आपने सडनली जो है वो अपने किसी भी पार्ट को जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सडनली आपने मूव नहीं करना, बेंड नहीं करना, ठीक है, ज्यादा लिफ्टिंग भी नहीं उठाना। प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपने सेफ प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट ने अगर उठना है, कहीं जाना है, बाथरूम जाना है, कहीं और जाना, तो एनवायरनमेंट सेफ हो ताकि वो गिरे ना, वहां पे कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें पेशेंट्स की जो है वो गिरने के चांसेस हो, ठीक है। तो ये सारा जितना भी हमने पढ़ा ये हमारे पास एसटीओ प्रोसेस के बारे में था। और अब जो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑस्टियो अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस भी हमारे पास जॉइंट की डिजीज है। जॉइंट्स की डिजीज है जिसमें जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा पेन होता है उस जॉइंट्स में, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर, देखिए आप इसके पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके हाथ जो है वो कैसे आपको नजर आ रहा है। स्टिप इसकी जो फिंगर्स है ना वो स्टिप हुई हुई है, ठीक है, वहां पे जो है वो फिर मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं होती। ऐसे लोग आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे। क्रोनिक नॉन सिस्टमेटिक डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंजरी से भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है। इसके बावजूद में ये डिजीज चलती आ रही हो तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकती है। प्रीवियस कोई जॉइंट इसका डैमेज हुआ उससे भी हो सकता है। ओबेसिटी से भी हो सकती है। ओबेसिटी से इसलिए हो सकती है कि अगर किसी का बहुत ज्यादा वजन हो तो वो वजन सारा उसके क्या नाम है पाँव पे पड़ रहा होता है, ठीक है, या हाथों पे पड़ रहा होता है, तो इस वजह से भी ये इसके जॉइंट जो है वो स्टिफ हो सकते हैं। एडवांस एज जैसे हमने पहले बात की है, स्टिमुलेट द कंड्रोसाइट्स टू रिलीज केमिकल। कंड्रोसाइट्स क्या है? ये हमारे पास बोन के अंदर सेल्स होते हैं
अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रहा तो फिर भी हमारे पास चांसेस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। अगर वो स्टिमुलेट होता है तो फिर हमारे पास केमिकल रिलीज होती है उससे ज्यादा, अगर ये ज्यादा स्टिमुलेट हो जिस वजह से फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। केमिकल विकास कार्टिलेज डिजनरेशन, जितने भी हमारे पास बोन के अंदर जो है वो कार्टिलेज जो उसको फिर डिजनरेट कर देता है, खत्म कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसके। रेक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग एंड बोन स्टिफनिंग। साइनोवियल लाइनिंग क्या है? साइनोवियल फ्लूइड होते हैं बोन के अंदर, ठीक है। उसमें फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और बोन जो है वो फिर स्टिफ हो जाती है, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से फिर नहीं होती। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके अलावा अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो जैसे हमने पहले ऑस्टियोपोरोसिस में बात की थी कि इसमें एज के हिसाब से अगर आपकी एज जितनी बढ़ जाती है उसके हिसाब से आपको चांसेस ज्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ओबेसिटी है, रिपीटेटिव यूज ऑफ जॉइंट्स विद प्रीवियस जॉइंट डैमेज, जहाँ पे आपका कोई जॉइंट में डैमेज आया हो जहाँ, या आपका जो है वो बोन फ्रैक्चर हो, उसी को आप बार बार यूज कर रहे हो, उस वजह से भी हो सकती है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी मींस कि आपकी जो है एट अ बर्थ किसी भी जॉइंट में आपके स्ट्रक्चर में जो है वो कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है, तो उस वजह से भी चांसेस है। और जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के मतलब आपके अब्बा अजदाद में भी, अगर आपके माँ बाप दादा परदादा में ये डिजीज चल रही है तो मे भी चांसेस है कि आपको भी ये डिजीज हो सके। असेसमेंट फाइंडिंग में हम देखते हैं कि जॉइंट पेन देखते हैं कि कौन से जॉइंट में पेन है, जॉइंट स्टिफनेस कहाँ पे है, फंक्शनल जॉइंट इम्पेयरमेंट लिमिटेशंस कहाँ पे है, ठीक है। द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इज एसिमेट्रिकल, मतलब ये कि जैसे कि एक हाथ हम कह रहे हैं कि आप एक हाथ जो है वो सीधा कर लो, दूसरा हाथ सीधा कर लो, एक हाथ सीधा हो रहा है दूसरा दूसरा नहीं हो रहा, तो फिर ये एसिमेट्रिकल है, फिर उस साइड पे जॉइंट्स प्रॉब्लम है जिसको फिर हम नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, देयर इज नो फीवर नो स्वेयर स्वेलिंग। इसमें यह है कि इसमें ज्यादा आपको स्वेलिंग भी नहीं होती, फैन फीवर भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होता। मतलब अगर एक हाथ आपका सीधा है और दूसरा भी सीधा है तो इट्स मीन कि आपको आर्थराइटिस नहीं है। अगर आपका एक हाथ सीधा हो रहा है दूसरा सीधा नहीं हो रहा तो इट्स मीन कि जो सीधा नहीं हो रहा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एट्रोफी ऑफ एनी यूज मसल्स, फिर जो आपके मसल्स है जो आप यूज नहीं करते उसमें फिर एट्रोफी हो जाती है, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। अनयूजुअल जॉइंट्स आर द वेट बीयरिंग जॉइंट्स, और जहाँ पे आप ज्यादा जिस जॉइंट्स पे वेट उठाते हो तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। असेसमेंट दोबारा हम बात करते हैं जॉइंट पेन की काज बाय इन्फ्लेम कार्टिलेज एंड साइनोवियम, स्ट्रेचिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग। ये देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो जॉइंट्स के अंदर हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं साइनोवियर फ्लूइड्स, ठीक है। उसके अंदर हम बोन के अंदर कार्टिलेज भी होता है, उसकी फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। आपकी जो जॉइंट कैप्सूल है, ये देखिए यहाँ पे हमें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एंडिंग होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ये जो जॉइंट्स एंडिंग होती है ना वो हमारे पास जॉइंट कैप्सूल है, उसमें स्टिचिंग आ जाती है, ठीक है। और आपकी जो नर्व एंडिंग है जहाँ पे नर्व एंड होती है उसमें भी इरिटेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपकी बोन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। स्टेपनेस आ जाती है आपके बोन्स में या आपके जॉइंट्स में, ठीक है। स्टेपनेस मीन कि वो हार्ड हो जाते हैं, वो मूवमेंट्स इस तरह से नहीं करता, ठीक है। मोस्टली जो है वो कॉमन लेकर इन द मॉर्निंग आफ्टर अवेकन, जैसे बंदा उठता है ना मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे स्टेपनेस होती है, उसकी मसल्स हार्ड हुई होती है, उसके बोन जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है, दर्द होता है उसमें। ये मोस्टली आम लोगों को भी ये साइन सिम्टम्स अकर होते हैं। लास्ट ओनली फॉर लेस देन 30 मिनट्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 मिनट के लिए होता है। उसके बाद जो है वो जब आप थोड़े से चलना स्टार्ट कर देते हो तो फिर ये वाला पेन या स्टिफनेस खत्म हो जाती है। डिक्रीजेज विद मूवमेंट, जैसे आपकी मूवमेंट हो जाती है स्टार्ट करते हो तो उसके साथ स्टिफनेस कम हो जाती है। बट वर्सन आफ्टर इंक्रीज वेट बीइंग एक्टिविटी, अगर फिर ये ज्यादा कब होता है जब आप कोई वजन उठा लेते हो, कोई वजन की चीज उठाते हो तो उसके बाद फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है उसी जॉइंट्स में। एक्सरे हम कर लेते हैं, एक्सरे में हम देखते हैं कि खून बोन में डिफॉर्मिटी कहाँ पे है, निरविंग ऑफ जॉइंट स्पेस हम देख लेते हैं, लॉस ऑफ कार्टिलेज भी हम एक्सरे में देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट विल शो नो एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन एंड आर नॉट यूजफुल। इसमें ब्लड टेस्ट मोस्टली हम नहीं करते क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता ब्लड टेस्ट से कि इसमें क्या डिफॉर्मिटी बोन में है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम वेट रिडक्शन करते हैं, मीन्स कि जिसकी वेट अगर ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि आप अपना वेट लूज करना स्टार्ट कर दो ताकि आपके जॉइंट्स पे या आपके बोन पे ज्यादा वजन ना पड़े, ज्यादा बोझ ना पड़े उस पे, ठीक है। यूज ऑफ स्प्लिंटिंग डिवाइसेस टू सपोर्ट जॉइंट, जिस जगह पे अर्थराइटिस हो तो जिस बोन में जिस जॉइंट में उसको फिर हम किसी भी डिवाइस से इसको हम स्प्लिंट करते हैं, इसको हम बांध देते हैं ताकि उसको जो है वो सपोर्ट ज्यादा, उसको ज्यादा मूवमेंट उसकी ज्यादा ना हो, ठीक है।
ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी हम कर देते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को हम जो है वो पैरासिटामोल एनसेड देते हैं सिर्फ इसकी पेन की कम करने के लिए, ठीक है। टॉपिकल एनाल्जेसिक देते हैं ताकि उसकी स्किन पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, स्टेरॉइड्स भी हम देते हैं ताकि इसकी जो इन्फ्लेमेशन है जहाँ पे, ठीक है, तो वो भी कम करने के लिए हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट्स को पेन जो है उसका रिलीफ कर देते हैं किसी भी एनाल्जेसिक से, पैरासिटामोल से, एनसेड से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हीट मॉडलिटीज, हीट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, आइस पैक भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं एक्यूट स्टेज में, ठीक है। अगर वो अर्ली स्टेज है उसको तो प्लान डेली एक्टिविटीज व्हेन पेन इज लेस वेयर, पेशेंट को अगर पेन नहीं है तो फिर हमने उसका एक्टिविटीज प्लान करना है कि आपने जो है वो 20 कदम चलना है, 30 कदम चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। पेशेंट को हमने प्लान करना है कि आपने इतनी इतनी एक्टिविटीज करनी है। अगर ज्यादा स्वेयर पेन ना हो, ज्यादा स्वेयर अर्थराइटिस ना हो तो, अगर स्वेयर अर्थराइटिस है जहाँ पे जो है वो बोन मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं है, फिर इसको हम स्प्लंट कर देते हैं, हम बांध देते हैं, ठीक है। पेन मेडिकेशन बिफोर एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज से पहले हम पेशेंट को पेन मेडिकेशन दे देते हैं ताकि अगर ये एक्सरसाइज कर सके तो उसके बाद पेशेंट को पेन ना हो। Avoid pain to reduce, avoid advise patient to reduce weight, ठीक है। aerobic exercise, walking, administer prescribed medication like NSAIDs. Position the client to prevent flexion deformity, use of footboard, splints, wedges and pillows. हमने पेशेंट्स को जो है वो इसी कंडीशन में बिठाना है ताकि इसका जिस एरिया में इसको पेन है, जिस एरिया में उसको प्रॉब्लम है, जिस जॉइंट में, ताकि उसकी डिफॉर्मिटी ना हो, उसके फ्लेक्सेशन ना हो, एक्सटेंशन फ्लेक्सेशन ना हो, मीन्स कि वो रिलैक्स रहे वो वाली जॉइंट, ठीक है। उसकी पाँव के नीचे हमने कोई चीज़ रखनी है, स्प्लिंट रखना है या कि हमने पिलो रखना है ताकि वो अगर ज्यादा स्वेयर किस्म का अर्थराइटिस है ताकि वो जो है वो मूवमेंट ना कर सके और वो आराम से उसकी वो वाली जॉइंट्स वहां पे पड़ा रहे। ओके, तो ये हमारा एक लेक्चर था, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमने मजीद इसके 2 डिजीजेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम हो, किसी को समझ ना आया हो तो वो बेशक फिर मुझसे पूछ सकता है।